हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, राजस्थान एपीओ की जो आपकी परीक्षा नज़दीक है, उसी के लिए हम उसी के रिगार्डिंग आपके टॉप 15 एमसीक्यू लाते हैं, जो कि आपके टेस्ट के रूप में होते हैं और आगे भी ये टेस्ट जारी रहेंगे। इससे पहले भी हमने 3 पार्ट करा चुके हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, आप जैसे टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर विजिट करते हैं, तो जैसे होता है ना, होम और वीडियोज़ ऊपर लिखा हुआ होता है, तो जहाँ आप उसको राइट टू लेफ़्ट यानी कि दाएं से बाएं स्क्रॉल करेंगे तो आपको लाइव का ऑप्शन आएगा। लाइव क्लास में आपकी हिंदी क्लास ऑलरेडी हुई कराई है हमने आपको, तो उसको आप कर सकते हैं, वहाँ से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। और एक बात और ये है कि विद्यार्थियों को डाउट है कि सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है वो चेंज हुआ है, तो आपको बता दें, टारगेट फॉर आईक्यू जो भी चीज़ कराते हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पर, लेटेस्ट मीन्स अगर चेंज हुआ है तो ही उस कदम को हम अपनी तरफ से उठाते हैं, अगर चेंज नहीं हुआ है तो विधिवत रूप से वही पढ़ाते हैं जो पहला सिलेबस है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आधारित ही आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न जो है आपका वह है काउंटर फीट का हिंदी अर्थ होगा। तो काउंटर फीट का जो हिंदी अर्थ होता है वो कूटकरण करना होता है। ठीक है, क्या होता है? कूटकरण करना। डिटेंशन, आपने देखो गिरफ्तारी वगैरह के लिए ये शब्द यूज होता है, तो उसका अर्थ होता है निरोध। इसका सी ऑप्शन होगा। अब यहाँ से ये तो आपकी वैदिक शब्दावली हुई। अब जो हिंदी के प्रश्न हैं वो शुरू होते हैं। वैदिक शब्दावली अब जो आपके हिंदी के सिलेबस में, तो वो भी हिंदी में ही आएंगे, सिंपल सी बात है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, इसलिए इसको चार्ट के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा चार्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जानते हैं 7 टॉपिक हैं, तो 7 से एवरेज माने तो 2 प्रश्न तो हर टॉपिक से बनेंगे ही। वो एक प्रश्न या तो वैदिक शब्दावली का एक्स्ट्रा रहेगा, जो भी एग्जामिनर के मन में होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर यह आपका नॉर्थ है यानी कि उत्तर, ये ईस्ट यानी कि पूर्व, ये साउथ यानी कि दक्षिण, और ये वेस्ट यानी कि पश्चिम। अब इनके बीच की कुछ दिशाएं हैं, जैसे हम कहते हैं ना उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर, इस प्रकार से भी दे सकता है कि अभी कभी आप चकरा जाएं। ठीक है, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर, जैसे पश्चिमोत्तर या पश्चिम उत्तर, या उत्तर पश्चिम, जैसे दक्षिण पश्चिम, है ना, दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार से याद रखेगा। अब यहाँ पर देखें मेन बात, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा होती है उसको ईशान कहते हैं। ठीक है, ईशान, ये याद रखो। उत्तर पूर्व जो रेलवे का जोन है वो इलाहाबाद है ना। ऐसे कुछ ट्रिकली कुछ भी है, हम ये डेफिनेट नहीं कह रहे। ठीक है, जो भी चीज़ है, तो इस प्रकार से ईशान, इलाहाबाद, ईशान, उत्तर पूर्व, इलाहाबाद इधर ही है ना आपका, तो ईशान हुआ। ठीक है अच्छा, उत्तर और पश्चिम यानी कि पश्चिमोत्तर के बीच की दिशा वायव्य है ना, वायव्य। अब इसको कैसे याद रखें? सिंपल सा है, कुछ नहीं, आपका यही याद रखना है आपको कि जो उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा है उसको अधिकतर जाने से लोग बाय बाय करते हैं, कतराते हैं, तो वायव्य हो गया। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम, देखो ये नाम थोड़े हार्ड से हैं। हार्ड से मतलब भारी भरकम वर्ड, जैसे दक्षिण हुआ, दक्षिण जो दिशा है वो एक तरीके से, तो इसमें नैऋत्य शब्द हुआ, अग्नि या आग्नेयेश को बोलते हैं यहाँ पर, आग्नेय। तो ये शब्द क्या है, थोड़ी भारी भरकम है, ये हल्के शब्दों पर। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और ये जो दक्षिण पश्चिम का है ये नैऋत्य होगा, नैऋत्य, और दक्षिण पूर्व की अग्नि या आग्नेय। तो याद रख लेगा इसका आप बहुत अच्छे से, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द, या अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, ऐसे भी लिखा हुआ होता है, तो उसके लिए होता है अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति होता है मतलब जो भी चीज़ आपने थोड़ी सी उसको ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह दिया है, तो वो एक तरीके से अतिशयोक्ति में आ जाता है। चौथे का आपका विकल्प बी, वक्रोक्ति। तो ये होता है कि सामान्य से अलग उक्ति, मतलब कुछ सामान्य से हटकर आप कर रहे हो। बकैती तो वही होता है, बेवजह की बातें करते जा रहे हैं, है ना। फिर आपका 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में पूछा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य के चयन कीजिए, मतलब शुद्ध वाक्य का होगा यहाँ पर। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। शुद्ध वाक्य देखेगा, इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा, पहले सारों को देखते हुए चलते हैं। रमेश ने मोहन को बेफिजूल की बातों में उलझा रखा। देखो, फिजूल जो शब्द है वो अपने आप में ही ये दर्शाता है कि बेकार की बातों में, तो बे इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, रमेश ने मोहन को फिजूल की बातों में उलझा रखा, ये सही होगा। जो ऑलरेडी ही नकारात्मक भाव दर्शाता है, बेफिजूल मतलब फिजूल की बात, मतलब कोई लॉजिक नहीं है उन बातों का, तो बे उपसर्ग क्यों लगाना? ये उपसर्ग होता है जो लगता है आपका, आपने पढ़ा है ना अच्छे से, मैराथन में भी आपको कराया। हमने यह काम करना है, तो हमने यह खाना है, हमने वहाँ जाना है, ये गलत होता है। हमें यह काम करना है, ऐसे होता है। जो ही
स्कूल बंद हुआ तब ही लड़के घर जाने लगे। तो जो का संबंध त्यों से होता है, जो ही बारिश हुई त्यों ही हम एक स्थान पर रुक गए, है ना। जो ही स्कूल बंद हुआ त्यों ही लड़के घर जाने लगे, इस प्रकार से। जब वह घर गया तब वहाँ पर कोई नहीं था। तो जब का मेल तब से होता है, जो का मेल त्यों से होता है, याद रखेगा। आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो ये आपका शुद्ध वाक्य है, यानी कि फिफ्थ का आंसर होगा आपका डी। छठा प्रश्न वो भी आपका शुद्ध वाक्य पर आधारित है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अब देखिएगा, जो छठा प्रश्न है, स्पष्टीकरण में मात्रा का ध्यान। कभी कभी क्या शब्द होता है, बड़ा शब्द होता है, हम उसमें मात्रा को इग्नोर कर देते हैं। तो हमें हर तरीके से वाक्य में देखना है शुद्धि किस प्रकार से हो सकती है। स्पष्टीकरण, जो है स्पष्टीकरण अगर हम देखें तो ऐसे लिखा जाता है आपका बड़ी की मात्रा, ठीक है, याद रखिएगा उसे। पैतृक संपत्ति, पैतृक नहीं होता, ये पैतृक होता है, ऐसे जो होता है, ठीक है। पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। तो छठे का विकल्प जो होगा वो आपका सांसारिक। अब देखो संसार शब्द है ना। जब संसारिक लिखेंगे तो एक जब भी प्रत्यय लगता है, हालांकि एक टॉपिक नहीं है तो वो यहाँ पर विराम भी आ जाता है, सांसारिक, ठीक है। ये इसका विकल्प सी सही होगा। बात करें सातवें प्रश्न की, तो विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, यानी कि तीन। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि ये सही लिखा हुआ होगा। थोड़ा सा प्रश्न पढ़ा, एकदम पूरा प्रश्न पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। विलोम शब्द का ऐसे बोल लो कौन सा युग्म गलत है ना। या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, विपरीत, है ना, विपरीतार्थ शब्द। ये भी आप याद रखें, कभी वहाँ भौचक्का हो जाए एकदम से। अब सातवां जो प्रश्न है अगर देखें आप, तो इसका कौन सा युग्म सही है। देखो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, आपने सुना होगा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। मतलब प्रत्यक्ष क्या होता है, बिल्कुल आंखों के सामने। परोक्ष मतलब जैसे दूर भी बैठा है कोई, सभा में जैसे बोल देते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि आप जो मेरी आंखों के सामने। प्रत्यक्ष जो दूर भी हैं, परोक्ष, ठीक है। संक्षेप का विस्तीर्ण हो जाता है ना, संक्षेप का विस्तार से जो होता है। निंदा स्तुति, ये तो सही है ना। तो इसमें जो सही पूछा है उसी की हम चर्चा करें। तो निंदा का स्तुति, ये विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। सरस का बात करें तो सरस का जो विलोम होता है बेसिकली ये निरस लिखा हुआ है, जबकि नीरस होता है ना। ये मात्राओं से भी गड़बड़ कर देता है इसमें, याद रखेगा। फिर बात करें आठवां प्रश्न, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो देखिएगा आठवें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा, आठवें प्रश्न में देखते हुए चलेंगे। देखो यश का अयश नहीं होता, ये लिखा हुआ बेशक मिल जाए। यश का अपयश होता है, क्या होता है, अपयश। फिर बात करें इसमें हर्ष, हर्ष तो खुद ही शोक होता है ना। सॉरी, हर्ष तो खुद ही सुख होता है, तो हर्ष का शोक होता है। ये तो दो कट गए इसमें। अब विधवा, विधवा से बात करें तो विधवा का जो विलोम होगा, है ना, विधवा वो स्त्री जिसका पति मर गया वो विधवा, और सधवा जिसका नहीं मरा हो, मतलब, ठीक है। तो विधवा का सधवा सही होगा। अब इसमें जो एक ऑप्शन बचा शयन, तो शयन का जो होगा जागरण होगा, ठीक है। शयन का मतलब होता है मतलब सोने से कुछ ऐसा, तो उसका जागरण जो होगा वो आपका क्या होता है, विलोम होता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। मतलब क्या है कि जिसका पति परदेश से आने वाला है उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए होगा जो हमारा, बात करें इसमें, एक मिनट रुकेगा, हाँ, इसका विकल्प ए सही होगा, ठीक है। विकल्प ए, यानी कि इसमें क्या होगा, आगस्त पति का भी होता है, आगमिस्य पति का, है ना। मिस्य कभी कभी नहीं होता है, तो आगस्त पति का भी होता है। दोनों शब्द, बड़ा शब्द यही होगा, उसी को याद रखिए। स्त्रीण जो स्त्री के बस में हो चुका है ना, जोरू का गुलाम जिसको आप कहते हैं। खंडिता जो खंडित हो गई वो वस्तु, खंडिता स्त्री के लिए भी आता है, याद रखिएगा। तो अभी तक आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे, अब जो हम बात करेंगे इसमें, एक मिनट देखिएगा, छठा, हाँ सारे सही हैं, ठीक है अभी तक। सोरो आंसर की थोड़ा सा देख लेते हैं अभी, जो ना सोरो आंसर की में देखना ज़रूरी है। चलिए अब इसमें बात करें, ये तो हो गया आपका, हाँ ये रहा 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है शुद्ध शब्द। देखो शुद्ध वाक्य भी हैं, शुद्ध शब्द भी हैं। अब शुद्ध शब्द में देखिएगा 10वां जो प्रश्न है इसका आजीविका ये सही होगा। देखो धोबिन नहीं होता, धोबन होता है, ठीक है, धोबन, धोबिनी, रुकेगा एक मिनट।
इसमें धोबिन ना ये शुद्ध शब्द है ना। ये क्या होता है, धोबिन ऐसे लिखा हुआ था तो अशुद्ध होता, लेकिन ये इस समय शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। दोनों शब्द सही हैं अभी फिलहाल। कुमुदिनी में याद रखिएगा, कुमुदिनी दय पर छोटी की मात्रा जरूर आती है। कुमुदिनी इस प्रकार से लिखा था। प्रज्वलित में आधा जय आता है ना। तो इसमें दो शब्द सही हैं आपके, दो शब्द सही हैं और दो गलत हैं, ठीक है। कवियत्री इससे पहले आपको बता चुके हैं हम, कवियत्री ऐसे लिखा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द, देखो यहाँ पर ना आपको ध्यान से शब्द क्वेश्चन पढ़ना है। कभी कभी हो सकता है कि शुद्ध शब्द पूछ ले, कभी अशुद्ध, तो एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है। 11वें प्रश्न में अगर हम बात करें, देखते हुए चलेंगे शब्दों को। पहले इसमें जो सही शब्द है उनको देखो। अनुग्रहित ऐसे लिखा रहता है, कभी कभी ये इस प्रकार से लिखा हुआ देता है तो ये गलत है, इसमें ये वाला ही रह लगता है। आशीर्वाद ये बिल्कुल सही है। प्रतिनिधि ये बिल्कुल सही है ना। आशीर्वाद में भी आशीर यानी कि जिस पर जिसके साथ रह बोला जा रहा है उसके बाद वाले अक्षर पर ही रह आता है। तो ये अब स्पर्धा में स्पर्धा आपका बड़ा से नहीं होता, छोटा से आधा होता है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। 12वां प्रश्न शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें 12वें प्रश्न में बात करें तो 12वें प्रश्न में जैसे मोहन मेरा अनुज भाई है, तो देखिएगा शुद्ध वाक्य का मतलब क्या है। मोहन मेरा अनुज, अनुज का मतलब ही होता है छोटे भाई के लिए, है ना। छोटे भाई के लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम, पूछ सकते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। छोटे भाई के लिए उपयुक्त शब्द बताएं तो अनुज होता है, जबकि अनुजा छोटी बहन, ठीक है। अग्रज पहले आने वाला होता है। और बी जो इसका विकल्प है, मखड़ी जाल बुनते हुए बना रही है, तो ये तो गलती है, ठीक है। एक तरीके से अव्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ है। इसी कार्य में तुम्हारे भलाई है, तो इसमें बात करें इसी कार्य में, ये शुद्ध पूछा है इसने, है ना। तो देख लीजिएगा ध्यान से अभी। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हो गया है, इसका विकल्प वैसे सी आपको सही देगा तो उसी के अनुसार कराएंगे। तो इसी कार्य में तुम्हारे नहीं तुम्हारी भलाई है, सिंपल सी बात है। बाकी ये सब मतलब अशुद्धि हैं। ये शुद्ध वाक्य पूछा है इन्होंने। रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, देखो रूपवती सुमन है तो रूपवती मतलब यानी कि इसमें तो सभी शामिल हो गए, सुंदरता सब उसकी मतलब बहुत एक तरीके से, तो बहुत शब्द नहीं आएगा। रूपवती सुमन सुंदर है, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। चलिए 13वां जो प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन 13वें प्रश्न में बात करें, शुरू से देख लेते हैं। मैंने मेरा, तो मैंने नहीं, मुझको मेरा काम, मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है। ये होता है मैंने से अपना को शब्द हम प्रयोग करते हैं कि मैंने अपना काम कर लिया है। फिर सचिव जी ने पत्र पर हस्ताक्षर किए, सचिव जी ने पत्र पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर आंसू प्राण ये सभी इसी प्रकार से हम प्रयोग करते हैं बहुवचन में, ठीक है। तो याद रखेगा। अगले विकल्प की बात करें, मोहन और उसका पुत्र बाजार गए, है ना। मोहन और उसका पुत्र बाजार गए, कल तुम्हारा पापा, ये तो गलती है, शुद्ध वाक्य में देखना है, ये भी अशुद्ध है। सचिव जी ने पत्र पर हस्ताक्षर किए, सही है। मोहन और उसका पुत्र बाजार गए, तो इसमें दोनों वाक्य शुद्ध हो रहे हैं, है ना। इसमें दोनों वाक्य शुद्ध हो रहे हैं। आंसर की जो बनवाई है, हो सकता है टाइपिस्ट को ये थोड़ा एरर हो गया है इसमें, तो उसमें जो है आपके दोनों प्रश्न सही हो रहे। सचिव जी ने पत्र पर हस्ताक्षर किए, मोहन और उसका पुत्र बाजार गए। यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा एक बात और सीखने को मिलेगी। अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो मोहन और मोहन का पुत्र अगर होता है यहाँ पर तो ये गलत होता, है ना। मोहन और मोहन का पुत्र होता तो ये वाक्य गलत होता, जबकि मोहन और उसका पुत्र बाजार गए, तो सिंपल सी बात है कि दोनों जो चीज़ें हैं वो सही प्रयोग हुई हैं। अगर ये होता मोहन और मोहन का पुत्र तो गलत होता। भाई पुत्र की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है मोहन और उसका पुत्र हो जाएगा, बाजार गए। तो इसमें दोनों विकल्प आपके सही होंगे। सचिव जी ने पत्र पर हस्ताक्षर किए, यह भी सही होगा, ठीक है। चिरायु शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें देखें हम तो चिर जो है हलंत वाला, उसका आपका चिरायु मतलब दीर्घायु से मतलब होता है ना। बात करें अतिथि, अतिथि शब्द में उपसर्ग, तो इसमें तिथि होता है ना, तिथि शब्द बताया है आपको, शब्द को तोड़ दो तो तिथि शब्द बचा है ना, और ए अलग ही चमक रहा है, तो अतिथि आपका उपसर्ग होगा। ये अच्छा सा मैराथन में भी कराई है आपको और क्लास में भी कराए हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने अच्छे से अब तक अपनी चीज़ें तैयारी कर ली होंगी।
और उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, टेस्ट भी लगा रहे होंगे। इस टेस्ट को लगाइए जहाँ पर गलती, मतलब गलती कुछ नहीं है, ऑप्शंस की हैं कि एक से ज़्यादा ठीक है, और कुछ ऐसा एरर होता नहीं है। बाई चांस टाइपिश हो जाता है कुछ चीज़, तो आपको वो एक्सप्लेन भी कर दिया जाए साथ के साथ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइक कमेंट ज़रूर करें, बताएं नेक्स्ट वीडियो और हाँ जैसा भी आप चाहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।